अस्सलाम वालेकुम। आज हमने शुरू करना है वही कंटिन्यू करना है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो कल छोड़ा था, चैप्टर नंबर 9। अब आगे हमने कल 9 और 10 कर लिए थे, आज चैप्टर नंबर 11 करना है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर हैं, 6 के 6 अभी 1-2 लेक्चर के अंदर पूरे हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैं शुरू करूँगा सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस वाले फार्मूले से हमने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, वो बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इसी तरह होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है? 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस, सेम ये बस तरतीब चेंज कर दो, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इसी तरह फिर आते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा जो इक्वल होता है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और इसके अंदर दोनों सेम रहते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। उसके बाद आता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अब ये इक्वल होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ये 4 फार्मूला हैं सम डिफरेंस इट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फार्मूला। और अब हम करेंगे प्रोडक्ट इनटू सम डिफरेंस, इन्हीं का इन्वर्स है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ उनमें फ़र्क क्या है। टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जो हमने कल हमने एक किया था ना फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या था? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके अंदर है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, फिर आता है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो वो इधर बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके बाद आता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका आंसर होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके बाद आता है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अब ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे, टोटल कितने हो गए? 4, वो 4, ये 8 हो गए। इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, क्वेश्चन के अंदर आते हैं, एनईटी के अंदर आते हैं, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से ये याद होना चाहिए।
इसके बाद हम आज डिटेल से पढ़ेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी डोमेन, उनकी रेंज, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, उनका पीरियड क्या होता है, उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है। मतलब हम डिटेल से आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक एक चीज़ पढ़ेंगे। साइन की अलग, कॉस की अलग, सीकेंट की अलग, और इस तरह 6 हैं टोटल, 6 के 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं साइन। सबसे पहली बात, साइन एक ऑड फंक्शन है। साइन के अंदर -x डालो तो माइनस बाहर आ जाता है। इसकी डोमेन क्या है? इसके डोमेन क्या होती है? डोमेन किसी भी फंक्शन की वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। साइन के अंदर हम सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। साइन हर वैल्यू पे हमें कोई ना कोई यूनिक आंसर देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ अप टू इन्फिनिटी। फिर आती है इसकी रेंज। साइन और कॉस की रेंज सेम होती है। इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के दरमियान होता है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल लो, 10,000, 20,000, 100, 200, जो मर्ज़ी डाल दो, 0.1, 0.2, इसका आंसर -1 से 1 के दरमियान रिवॉल्व करेगा और इसके अलावा कोई इसका आंसर नहीं आएगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ऐसा ग्राफ होता है। उसके बाद साइन का पीरियड क्या होता है? साइन का पीरियड होता है 2π, पीरियड ऑफ साइन। फिर साइन के रिलेटेड अगर हम देखें, प्रिंसिपल साइन क्या होता है, मतलब अगर हमने सिर्फ एक क्वाड्रेंट के अंदर देखना हो तो उसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन तो वही रहेगी, ऑल रियल नंबर, -π से π कर लो या 0 से π/2, और आंसर उसका फॉल करेगा -1 से 1, यही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर साइन का सिंपल फंक्शन ले, साइन के फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है? 1, क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है? मैक्सिमम इसकी वैल्यू जा रही है 1 तक। 1 के बाद इसके अंदर वैल्यू नहीं आ सकती, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, जो मर्ज़ी पुट कर लो, ये 1 से ऊपर वैल्यू नहीं देगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 1। फिर अगला फंक्शन आता है कॉस का। अब कॉस एक इवन फंक्शन है। पहली बात, इसके और साइन में क्या फ़र्क है? इवन फंक्शन, इसके अंदर -x भी डालो तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी डोमेन साइन जैसी ही होती है, ऑल रियल नंबर्स, इसमें कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, और इसकी रेंज भी साइन के इक्वल ही होती है, -1 से 1। जो वैल्यू मर्ज़ी डालो, ऑल रियल नंबर में से कुछ भी डालो, लेकिन शर्त यह रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। रियल नंबर में से कुछ भी डालो, उसका आंसर -1 और 1 के दरमियान आएगा। चाहे मैक्सिमम आया तो वो 1 होगा, मिनिमम आया -1 होगा, बीच में आया तो 1 और -1 के बीच में होगा, और इसका ग्राफ इस तरह का होता है। साइन का यहाँ से शुरू हो रहा था और इंक्रीज़ कर रहा था, इसका ग्राफ स्टार्टिंग से डिक्रीजिंग होता है। मतलब अगर हम 0 से लें, 0 के बाद 90 तक ये डिक्रीज़, बल्कि 0 के बाद ये 180 तक डिक्रीज़ करता है, उसके बाद इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो साइन का ग्राफ है वो 0 से 90 इंक्रीज़ करता है, 90 के बाद डिक्रीज़ करना शुरू करता है। 90 पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है और ये वैल्यू मैक्सिमम देता है 0 पे। और कॉस का पीरियड भी 2π होता है। होता है, और इसका एम्पलीट्यूड 1 ही होता है। अब अगर कंबाइंड फंक्शन आ जाए साइन का और कॉस का किसी एक इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल आ जाए साइन x प्लस कॉस x, फिर इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या था? इसका 1 था और कॉस का भी 1 था। अब कंबाइन आ गया, फिर इसका एम्पलीट्यूड कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक ट्रिक है, अंडर रूट जोन सा इसका कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका स्क्वायर इधर 1 है तो इधर 1 + 1
तो आंसर आ गया √2। मतलब इस पूरे फंक्शन का साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड +2 है। अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछे तो हमने क्या करना है, सिंपल इसके साथ माइनस पुट कर देना है। ये मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाए 3 और 4, मतलब इनके साथ 3 आ जाए, इसके साथ 4 आ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो √ के अंदर इसका स्क्वायर सबसे पहले 9, फिर 16, ये हो जाएगा 25, √ के साथ 5। ये इसका एम्पलीट्यूड है प्लस वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू होएगी मिनिमम वैल्यू। ये है एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाएं। फिर इसके अंदर क्वेश्चन आता है पीरियड निकालने का। पीरियड मैंने बताया सिंपल साइन का पीरियड क्या होता है, 2π, लेकिन सिंपल कभी भी नहीं आता। इसके साथ वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये पूछता है साइन 2x का क्या होगा पीरियड। अब जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी हमने उसको पीरियड से डिवाइड करा देनी है। इसके अंदर क्या होगा, 2π डिवाइडेड बाई 2, इसका पीरियड क्या हो गया, पाई। मतलब एंगल के साथ जो उसका मल्टीपल होगा उसके साथ डिवाइड कराना है। अगर आता साइन 3x/2 या 3θ/2, इसका वो कहता है कि पीरियड निकालो, तो इसका पीरियड क्या होगा, 2π डिवाइडेड बाय 3/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 4π/3 इसका पीरियड होगा उसका। कॉस के अंदर भी सेम यही टेक्निक है करने की, कॉस भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। मतलब अगर कॉस 9x आ जाए और वो पूछे उसका पीरियड क्या है, तो कॉस 9x का पीरियड है 2π/9। बस जो उसका मल्टीपल एंगल का उसे हमने डिवाइड कराना है। फिर इन मल्टीपल से इनकी डोमेन रेंज पे भी फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर 3 sin 4x लिखा हुआ है तो इनकी डोमेन रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो मल्टीपल ऑफ साइन होगा ना वो अफेक्ट करेगा उसकी रेंज को। मतलब सिंपल साइन की रेंज थी -1 से 1, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी रेंज हो जाएगी, हमने बस डोमेन और रेंज को से मल्टीप्लाई करा लें, -3 से 3। और डोमेन अफेक्ट करती है उसके एंगल के मल्टीपल। ये चीज़ अफेक्ट करेगी उसकी डोमेन को, ये चीज़ अफेक्ट करेगी उसकी रेंज को। ये डिफरेंस याद रखना है। मतलब अगर ये इसका, अब इसकी रेंज क्या आएगी और डोमेन क्या आएगी। इसकी डोमेन रियल नंबर थी, अब चाहे 4 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेंज तो रियल नंबर ही रहेगी ना, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इस वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका फ़र्क tan में पड़ता है। tan में कैसे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने tan बताया नहीं, अभी मैं साइन और कॉस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले वही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं tan की तरफ जाता हूँ। tan में थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अब वो पूछता है साइन 3x की फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले तो हम इसका पीरियड निकालेंगे। पीरियड क्या होगा, 2π/3। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। इसका इन्वर्स ले लेंगे, 3/2π इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, डोमेन मैंने बता दी साइन और कॉस की क्या होती है। अभी साइन और कॉस का कंप्लीट हो गया। अभी साइन और कॉस इवन और ऑड कब होते हैं, मतलब साइन हमेशा इवन होता है, लेकिन अगर साइन का मॉड आ जाए या साइन स्क्वायर आ जाए तो वो इवन हो जाएगा। साइन स्क्वायर और साइन मॉड इवन हो जाएंगे। और इसके अंदर एक और बात भी है कि साइन और कॉस के पीरियड तो 2π थे, लेकिन अगर साइन की पावर कोई इवन वैल्यू आ जाए तो उसका पीरियड भी पाई हो जाता है। साइन और कॉस की पावर अगर कोई इवन वैल्यू आ जाए nx और cos nx, वेयर n इज़ इवन, तो इनका पीरियड हो जाता है पाई। साइन और कॉस का मॉड आ जाए तब भी इनका पीरियड हो जाता है पाई। इनके पीरियड की कंडीशंस याद करना बड़ी इम्पोर्टेंट है। और tan की पावर चाहे ऑड हो या इवन हो, कॉट की पावर चाहे ऑड हो या इवन हो, वो पाई रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब tan और कॉट की बारी आ गई।
tan एक ऑड फंक्शन है, tan ऑड फंक्शन है और इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, π/2 ये इसकी कंडीशन होती है। मतलब हम कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकते, π/2 पे हमेशा tan इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, ये इसकी डोमेन की वैल्यू है, डोमेन। इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r से वो माइनस करेंगे जो 2n+1 π/2 ऑफ x, ये हम इससे माइनस करते हैं। ये ऐसे ऐसे 2n+1 2n+1 और उसके बाद इसकी रेंज क्या होती है? tan की रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। tan की रेंज जो उसकी डोमेन थी ना साइन और कॉस की, वो tan की रेंज है। tan की रेंज है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का क्या मतलब है? -∞ अप टू इन्फिनिटी। और इसका ग्राफ बनता है, इसके ग्राफ के अंदर एसिम्पटोट्स आते हैं। एसिम्पटोट्स डोनेट करते हैं जब वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करे तब एक एसिम्पटोट लाइन आती है, मतलब वो कभी भी वैल्यू उस पर नहीं जा सकती। इसका ऐसा ग्राफ होता है, यहाँ से आएगा और ऐसे जाएगा और यहाँ पे एसिम्पटोटेड लाइन होती है इधर भी, और ये हमेशा होती है π/2 पे, इधर -π/2। ये ग्राफ है tan का। tan का पीरियड होता है पाई। tan की अब कोई भी वैल्यू कोई भी पावर आ जाए, ऑड या इवन, tan का पीरियड पाई रहता है। और इसी तरह फिर कॉट के अंदर उसकी रेंज हो जाती है, और कॉट के अंदर जो उसकी डोमेन और रेंज में फ़र्क आता है वो ये है। कॉट भी एक ऑड फंक्शन है। कॉट की रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n πx, या इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो x वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू n π r माइनस, r में से ये माइनस कर देंगे तो ये उसकी डोमेन हो जाती है। और इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होती है। कॉट की रेंज भी ऑल रियल नंबर होती हैं tan की तरह। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसा है, जिस हमने उसमें क्वेश्चन बनाया था जब साइन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था या साइन के एंगल के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसकी डोमेन और रेंज में फ़र्क आ रहा था। इसी तरह tan और कॉट की डोमेन रेंज में भी फ़र्क आता है। वो कैसे आता है? tan 4x है तो इसकी डोमेन पहले क्या थी? इसकी डोमेन थी x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई। अब उसने 4 दे दिया तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 4 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1/4 पाई। इस तरह इसकी डोमेन चेंज होती रहेगी। NET 4 में क्वेश्चन आया था एक, cos bx, इसका पीरियड क्या होगा? हमने अभी किया, जो भी चीज़ एंगल से मल्टीप्लाई हो रही होगी पीरियड से हम डिवाइड कर देंगे। कॉस का पीरियड है 2 पाई और हम इसको इसके मल्टीपल से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आ गया पीरियड। इसी तरह जब इधर 4 आता तो इसकी रेंज में कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी ऑल रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। NET 4 के अंदर बहुत क्वेश्चन जिससे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आए हैं, जिस तरह के कौन सा फंक्शन 0 से 90 के अंदर इंक्रीज़ करता है, कौन सा फंक्शन 0 से 90 में डिक्रीज़ करता है। अभी मैंने बताया था 0 से 90 के अंदर सिर्फ साइन इंक्रीज़ करता है और tan इंक्रीज़ करता है।
कॉज 0 से 90 के अंदर डिक्रीज़ करता है। 0 पे कॉज की वैल्यू 1 होती है, 90 पे आते आते 0 हो जाती है, और फिर 90 से आगे जाते जाते -1 तक चली जाती है। लेकिन साइन सबसे पहले 0 होता है, 90 पे जाके 1 हो जाता है, 90 के बाद फिर डिक्रीज़ करता है, 0 पे आता है। और इसी तरह tan 0 से चला जाता है इन्फिनिटी तक। tan की रेंज बहुत वास्ट है, जिस तरह साइन और कॉस की रेंज थी ना, वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। इसी तरह tan इसका उल्ट है, tan की रेंज इतनी वास्ट है कि वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू उसके अंदर आ सकती है। वो आप कैलकुलेटर पे डाल के भी चेक कर सकते हो कि tan की वैल्यूज़ कहाँ तक जाती हैं। tan 90 करोगे तो हमेशा कैलकुलेटर मैथ एरर देगा, इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ जा रही है। फिर आते हैं 3 फंक्शंस और 2 और फंक्शन सीकेंड और कोसीकेंड। अब की सीकेंड और जो कोसीकेंड फंक्शन है ना, इनकी जो डोमेन है वो मैच करती है tan और cot से। ये हमने देखना ऐसे है, tan के अंदर नीचे कौन सा होता है, tan के अंदर नीचे cos वैल्यू साइन ओवर cos होता है ना। अब सीकेंड क्या होता है, सीकेंड भी 1 ओवर cos होता है। तो tan की और सीकेंड की डोमेन सेम होएगी। हमने tan की रेंज की डोमेन क्या पढ़ी थी, x वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई। अब यही रेंज डोमेन होएगी सीकेंड की, और कोसीकेंड की डोमेन होएगी कॉट जैसी। कॉट की हमने क्या पढ़ी थी, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। यही कंडीशन उसके अंदर भी थी, इसके अंदर भी है। इनकी बस रेंज इनसे डिफरेंट है। उन दोनों की रेंज थी ऑल रियल नंबर्स, इनकी रेंज है एक्सेप्ट -1 और 1। इनके अंदर बाकी बाहर वाली सारी आ जाती हैं, इसके अंदर भी -1 से 1। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये एक एसिम्पटोट जा रहा है और ये एक एसिम्पटोट आ रहा है। ये बीच वाली वैल्यूज़ के अंदर ये कभी भी फॉल नहीं करेगा। ये बीच वाली वैल्यूज़ -1 से 1 की वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर ये कभी भी नहीं आएगा, ये इससे बाहर रहेगा। इसी तरह जो कोसिकेंड का है उसके अंदर भी यही होता है, बस उसके अंदर ये टिल्ट हो जाता है इस तरफ को और वो अपवर्ड हो जाता है, मतलब आपस के अंदर को रिलेट करते हैं। ये ग्राफ की शेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ग्राफ की शेप्स इस तरह नहीं याद करनी कि बस देख लिया। ग्राफ की शेप इस तरह याद होनी चाहिए, किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, tan का, cot cos का और sin का। ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साइन एक क्वेश्चन है कि sin x -360 से 360 तक कितनी दफ़ा 0 से पास करता है, x एक्सिस से 0 से कितनी दफ़ा पास करता है sin x -360 से 360 तक। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ये वाले ब्रैकेट लगाए थे, इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाली वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। पहला 360 ये है, दूसरा 360 ये है। अब ये वाला 360 भी इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला 360, इसके मैं बड़ा डॉट बनाता हूँ, जो ये वाला 360 तो इन्वॉल्व ही नहीं है। अब ज़ीरो कौन कौन से रह गए, एक ये ज़ीरो, एक ये ज़ीरो, एक ये ज़ीरो। तो ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फ़ा में अगर हुई, मैंने अल्फ़ा ही बना देता हूँ 3, तो ये इसका आंसर होगा। और अगर आ जाए x/2 एंगल, फिर क्या होगा, पहले तो ये वाले पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे कौन सी, ये 180 है, ये 0 है, ये 180 है। अब 180 जब मैं इसमें डालूंगा तो ये 90 बना देगा, 90 पे तो साइन वैसे ही 0 होता है, तो 180 ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो गया। फिर ये वाला पॉइंट भी 180 था, 180 डालो, फिर 90 देगा, ये वाला पॉइंट भी एक्सक्लूड हो गया। अगर x/2 आ जाए तो सिर्फ एक पॉइंट से ये गुजरेगा, वो 0 पॉइंट है, मतलब ओनली 1, अगर ये वाला फंक्शन हो। और अगर x फंक्शन हो तो 3। और अगर क्लोज ब्रैकेट हो जाए, क्लोज ब्रैकेट कंडीशन दे दे तो कितने होंगे, फिर ये भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5, फिर 5 पॉइंट से पास करेगा।
फिर कॉज का सवाल, या इसी के अंदर ये सवाल भी आ सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या था। साइन x/2 3, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये इसकी रेंज है, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड 3 आ गया। और एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद एम्पलीट्यूड इज़ एसोसिएटेड विद ओनली द साइन एंड कॉस फंक्शंस। टैन के अंदर एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है। टैन के अंदर एम्पलीट्यूड क्यों नहीं होता? क्योंकि टैन तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। टैन के अंदर असिम्प्टोट बनता है, वो तो कभी रीच ही नहीं करेगा वहाँ पे। टैन के अंदर जो फ्लॉ है वो ये है कि टैन कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच ही नहीं कर पाता। सिर्फ साइन और कॉज ऐसे फंक्शन है जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, और एम्पलीट्यूड भी हमेशा उनका होता है। ग्राफ ऑफ विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट मीट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ओरिजिन पे भी ऐसा कौन सा फंक्शन है विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो फंक्शन है कोसिकेंट का, और सीकेंट तो टच करता है, कोसिकेंट नहीं करता। कोसिकेंट का ग्राफ कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना वाई एक्सिस को टच करेगा, ना कभी ओरिजिन में से पास करेगा। ये हमेशा एसिम्प्टोट्स बनाएगा उसके ऊपर, और उससे हमेशा दूर दूर ही होगा। और उसके बाद ग्राफ ऑफ साइन और कॉज कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। ग्राफ ऑफ साइन को हम कहते हैं साइनोसाइडल ग्राफ। कॉज का भी साइनोसाइडल हो सकता है अगर वो थोड़ा शिफ्ट कर जाए। मतलब अगर हम इस तरह लिखें कॉज π/2 - x, तो ये भी साइनोसाइडल ग्राफ है। ये भी फिर साइन का ग्राफ ही बन जाता है। हमने बस उसको हल्का सा शिफ्ट करना होता है आगे की तरफ। कॉस की क्योंकि डोमेन और रेंज साइन के बिल्कुल एग्जैक्ट है, बस इसकी वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं कि साइन जिस तरह 0 पे 0 है, कॉस 0 पे 1 है। साइन और कॉस इस तरह रिलेट करते हैं हम। अगर साइन 15 है तो वो इक्वल होगा कॉस 75 के। कल मैंने बताया था, जो मतलब ऑपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल 90 से माइनस करके जो एंगल आता है ना, उसके एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये कल वाली ट्रिक कल बताई थी। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं शेप्स के अंदर, शेप्स के एरिया निकालने के अंदर, शेप्स के पैरामीटर निकालने के अंदर, शेप्स की साइड्स निकालने के अंदर, शेप्स के एंगल निकालने के अंदर। अब सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है? ट्रायंगल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री होती ही ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रायंगल होते हैं स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ओब्लीक ट्रायंगल। अब इतने ज़्यादा ट्रायंगल मैंने बोल दिए, इनका मतलब क्या है? स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी ना तो कोई साइड एक दूसरे के इक्वल आए और ना तो कोई एंगल उसके इक्वल आए। तीनों एंगल उसके डिफरेंट होते हैं, तीनों साइड उसकी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ये साइड भी दोनों इक्वल नहीं है, कोई भी इसके एंगल भी कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो वो ऐसी स्केलन होती है। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हों, अब ये दो इक्वल साइड्स हैं और दो एंगल इक्वल हों, ये दो एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये इसका डिफरेंट एंगल होगा और एक साइड डिफरेंट होएगी। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल भी इक्वल हो, हमेशा इसके एंगल होते हैं 60, 60, 60। ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसके या तो वो स्केलन हो या आइसोसेलेस हो, लेकिन इक्विलेटरल ना हो और उसका एक एंगल 180 से बड़ा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्टू। ग्रेटर देन 90 हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक होती है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल सबको पता होगा कि उस पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। राइट ट्रायंगल के कंपोनेंट्स भी होते हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस,
और राइट ट्रायंगल का हमेशा एक एंगल 90 का होता है। राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूस। राइट ट्रायंगल ऐसे होता है और इसकी सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूस। हमेशा अगर कोई वैल्यूज़ गिवन हो ना 3, 4, 5, हाँ पाइथागोरस लगा के हमें पता चल रहा है ये सेटिस्फाई कर रही है, हमेशा हम वो वाली साइड लेंगे जो सबसे बड़ी है हाइपोटेन्यूस। ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होएगी, बगैर देखे हमें पता चल जाएगा। हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी साइड होती है। उसके बाद ट्रायंगल्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो मैं ट्रायंगल के एरिया से शुरू करता हूँ। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसके एरिया का एक स्पेसिफिक फार्मूला है, एक ट्रिक है समझ लो। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इससे हम डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। वो लंबे छोटे फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो 1/2 ए बी साइन गैमा वाले। डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया के डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, एरिया आ जाएगा। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। उन डिफरेंट फार्मूलाज के डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि साइन लॉ, कोसाइन लॉ, लॉ ऑफ टेंजेंट, फिर आता है हाफ एंगल, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं, और इनके डिफरेंट फार्मूला होते हैं। अगर एक साइड गिवन हो और 2 एंगल गिवन हो, 2 साइड गिवन हो, 1 एंगल गिवन हो, अगर तीनों साइड्स गिवन हो, तो इनके इस 3 कंडीशन के लिए 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। वो सारे मैं कराता हूँ। फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल अगर बन जाए, तो फिर हम उससे भी हम उस ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल का पता चल जाए किसी सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर, हम उससे फिर सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी फार्मूला सारे मैं बताता हूँ। सबसे पहले है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या होता है? लॉ ऑफ साइन है a बाय साइन अल्फ़ा। अगर हमें a कोई साइड गिवन है, अगर a साइड नहीं गिवन तो b गिवन होएगी, तो वो इसकी रेशो के इक्वल ही आएगा, बीटा। फिर c अगर गिवन है तो ऐसे, इनमें से कोई एक भी गिवन है तो हमें बाकियों की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। और ये आती कैसे हैं, मैं थोड़ा ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ। अगर ये साइड एंगल a है, तो ये इसके ऑपोजिट वाली साइड a होगी। साइड को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को स्मॉल से। अगर ये b है, एंगल को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और साइड को स्मॉल लेटर से। ये a है तो इसके ऑपोजिट a साइड होएगी। ये बीटा अगर एंगल है तो इसके ऑपोजिट छोटा b होगा। ये चार्ली है तो इसके ऑपोजिट छोटा c होगा। अगर हम साइड्स की बात हो रही होगी तो स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल की बात हो रही होगी तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर ये साइड थी, साइड कौन सी थी? एंगल ए के ऑपोजिट वाली, और ये एंगल था, ये ए एंगल है ए। इसके अंदर ये साइड है तो ये साइड आ गई, और ये एंगल है, ये एंगल आ गया, इस तरह। फिर है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हम कब अप्लाई करते हैं? लॉ ऑफ कोसाइन एक तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके बहुत सवाल भी आते हैं। और लॉ ऑफ साइन अप्लाई तब होता है जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो, या 2 साइड्स गिवन हो, 1 एंगल गिवन हो, और हमने तीसरी साइड निकालनी हो। अगर फॉर एग्जांपल वो हमें दो साइड्स बी और सी दे देता है और वो कहते हैं ए वाली साइड निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या है? a² = b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा। इसी तरह b निकालना हो तो b के लिए फार्मूला क्या होगा? b इधर आ जाएगा, a उधर चला जाएगा, a² + c² - 2ac, और इधर बीटा आ जाएगा, cos बीटा। वो वाला एंगल आता है जिसकी हमने जोन सी हमने साइड निकालनी थी। इसी तरह चार्ली के अंदर c के लिए ये होगा a² + b² - 2ab cos चार्ली। ठीक है, फिर हाफ एंगल फार्मूलाज आते हैं इनके।
हाफ एंगल फार्मूला फॉर साइन, फॉर कॉज, फॉर टेन। हाफ एंगल फार्मूला फॉर साइन होता है साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। साइन अल्फ़ा बाई 2 ये होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी और बी सी। ये एस क्या है? एस है सम ऑफ ऑल द साइड्स बाय 2, मतलब इन सिंपल वर्ड्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ कॉल्ड एस। और अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये साइड सेम होती हैं a प्लस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा 3a बाई 2। अगर कहीं पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कह देता है तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एक साइड अगर है तो हम बस 3/2a लगाएंगे उसके अंदर, हम पूरा ये वाला नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हमें एस का पता चल गया तो ये सारे फार्मूलेज आसान हो जाएंगे। अब साइन बीटा बाई 2 के अंदर क्या होगा? हमने बस इसको रिप्लेस करते रहना, हमने इस देखना है। अब अल्फ़ा के अंदर बी और सी थे तो बीटा के अंदर ए और सी होंगे। बीटा क्या वो फार्मूला बनेगा एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। इसी तरह चार्ली के अंदर क्या होगा? इधर ए और बी आएंगे और नीचे भी ए और सी आएंगे। यूँ हम आंसर्स को या फार्मूलाज को चेंज करते रहेंगे डिफरेंट उसके लिए। मैं कॉस का भी बता देता हूँ। कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है? कॉस अल्फ़ा बाई 2 होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। कॉस अल्फ़ा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। इसी तरह कॉस बीटा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। फिर कॉस गैमा बाई 2 एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी ए। ये फार्मूलाज हैं हाफ एंगल्स के। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब कोई ऑब्ज़र्वर ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखता है। एक ऑब्ज़र्वर ये है और वो छत पे देख रहा है तो उसका जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन वो एक ऑब्ज़र्वर छत पे खड़ा हुआ है, एक ऑब्ज़र्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो अगर इस बंदे को नीचे देखेगा ऊपर से, उसका जो एंगल बनेगा उसके नॉर्मल के साथ, मतलब उसके सामने 90 डिग्री के साथ, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन से डिफरेंट होता है। इस वजह से ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों इक्वल तभी होंगे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 होगा। उसके बाद एरियाज़ के ट्रायंगल के एरियाज़ के फार्मूला आते हैं। ट्रायंगल के एरियाज़ का एक जो सबसे मशहूर फार्मूला है वो है हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला कब अप्लाई होता है? हीरोज़ फार्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो। एक ट्रायंगल है उसके में 3 साइड्स गिवन है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? उसका एरिया ऐसे निकलता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। और ये कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास 3 की 3 साइड्स ट्रायंगल की गिवन हो। अब अगर हमारे पास एक साइड गिवन है, 3 एंगल्स गिवन है, फिर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? एक साइड गिवन है, फॉर एग्जांपल ए साइड गिवन है, तो उसके लिए फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन चार्ली डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा। इसी तरह अगर बीटा गिवन हो तो बी वाला नीचे चला जाएगा, बाकी ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह इसमें ए वाला नीचे चला गया, बी वाले ऊपर आ गए थे, और सॉरी यहाँ पे सी और नीचे आ जाएगा 2 साइन बीटा। इसी तरह जब सी गिवन होगा तो यहाँ पे बीटा और अल्फ़ा होगा, नीचे सी चला जाएगा। बस हाँ, हर फार्मूला को अपनी सिचुएशन के लिहाज से चेंज करते रहना है।
अब अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है? ये सबसे बेसिक फार्मूला है और सिंपल क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाता है। जैसे वो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ वन साइड इज़ 2 अदर इज़ 3 एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ 60। इसके लिए फार्मूला पहले क्या था? 1/2 AB साइन गैमा या 1/2 BC साइन अल्फ़ा, 1/2 AC साइन बीटा। अब ये और ये इसमें पुट करो, 1/2 2 × 3 और साइन 60 क्या होता है? √3/2। ये और ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 3√3/2 इन स्क्वायर यूनिट्स। ये तीन फार्मूलाज थे एरिया निकालने के और ये तीनों फार्मूलाज बहुत इम्पोर्टेंट भी थे। उसके बाद आता है रेडियस निकालने का फार्मूला। अगर तो सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एस्क्राइब सर्कल हो। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं? सर्कम सर्कल का मतलब है ऐसा सर्कल जो कि जिसके अंदर एक ट्रायंगल आता हो, ऐसे करके। इसका रेडियस हम निकालते हैं फार्मूले से। इसके रेडियस बड़ा आर से रिप्रेजेंट होता है और इसका मतलब ABC / 4 अल्फ़ा, और ये बड़ा आर इसके इक्वल भी होता है A/sin अल्फ़ा 2 या B/sin बीटा 2, इसी तरह C/2 sin चार्ट डी। फिर इसके बाद एक आता है इन सर्कल। इन सर्कल वो सर्कल होता है जो किसी ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ होता है। वो सर्कल हमेशा उसकी साइड्स को टच करता है, मतलब साइड्स उसकी टेंजेंट टू उस सर्कल की होती हैं। इसके बीच से बनता है और इसकी साइड के टेंजेंट होता है, ऐसे बाहर नहीं कभी जाता है, हमेशा टेंजेंट होता है ऐसे। इसका रेडियस छोटे आर से रिप्रेजेंट होता है और इसके रेडियस का फार्मूला होता है डेल्टा/s। डेल्टा निकालने का पहले बताया है, बहुत तरीके हैं, तीनों फार्मूला से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर एक ट्रायंगल, फिर एक सर्कल होता है एस्क्राइब सर्कल। वो सर्कल बनता है ट्रायंगल के बाहर। एस्क्राइब से पता चलता है कि वो एक्सटीरियर में बनेगा ऐसे। इसकी कोई दो साइड एक्सटेंड हो जाएंगी ऐसे करके और वो सर्कल बाहर बनेगा जो कि इन एक्सटेंडेड साइड को के टेंजेंट होगा ऐसे करके। इसको कहते हैं एस्क्राइब सर्कल। और क्योंकि अब 3 साइड्स हैं, कोई भी साइड्स एक्सटेंड हो सकती हैं, ये वाली साइड भी एक्सटेंड होकर बना सकती हैं, तो टोटल 3 सर्कल बन सकते हैं किसी एस्क्राइब ट्रायंगल के, और वो तीनों का रेडियस अलग होता है। अगर पहली साइड को करके करेंगे तो उसका रेडियस ये होगा, इससे निकलेगा। अगर दूसरी से करेंगे तो इससे निकलेगा डेल्टा/s - b, और अगर किसी तीसरी साइड से करेंगे तो वो इससे निकलेगा डेल्टा/s - c। इस तरह कंडीशंस के मुताबिक फार्मूलाज वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। फिर कुछ रिलेशंस हैं इन रेडियस के आपस में, छोटा आर बड़ा आर, बड़ा आर छोटा आर, यही अभी चलना है थोड़ी देर के लिए, तो कान खोल के बैठो। अगर तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ये कंडीशन आए, ये किसके इक्वल होती है? ये होती है S² के इक्वल। अगर आ जाए R1 × R1 R2 R3, ये इक्वल होती है डेल्टा² के। ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम आपके पास शॉर्ट है, आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है। प्रूफ कभी भी पेपर में नहीं आ सकता, MCQs होते हैं, कैसे बोलेगा प्रूफ करो? प्रूफ मैं करके दिखा सकता हूँ, वो मसला नहीं है। फिर है R1 + R2 + R3, ये किसके इक्वल होता है? या एक और इसको मोल्ड भी कर सकते हैं, R - R, ये 4 कैपिटल R के इक्वल होता है, और इसको तो जाके प्लस भी करा सकते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 R's, R1 R2 R3, ये इक्वल होता है RS² के। उसके बाद 1/R, ये इक्वल होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह
इन सब आर्स की रेशो क्या होती है? इन सब आर्स की एक रेशो भी होती है। सबसे छोटा होता है छोटा आर, फिर उससे बड़ा होता है बड़ा आर, और सबसे बड़ा होता है छोटे आर जिनमें नंबरिंग आती है, ये वाले 1:2:3। लेकिन ये छोटे आर जिनमें नंबरिंग आती है ये आपस में सबके इक्वल होते हैं। R1 R2 R आपस में ये इक्वल ही रहेंगे। इसकी रेशो आएगी 1:2:3:3:3 आपस में इक्वल रहते हैं। लेकिन ये बड़े किन से होते हैं? एस्क्राइब सर्कल वाले और इनस्क्राइब सर्कल वाले, सरकम सर्कल और इन सर्कल वाले से हमेशा एस्क्राइब सर्कल का आर बड़ा होता है। अभी तक के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही करना था। ट्रिग्नोमेट्री अभी रहती है, वो जो ट्रिग्नोमेट्री रहती है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। बहुत आसान सी रह गई है अब। तो अभी ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया। तो अगला लेक्चर छोटा सा ही होगा, छोटे से लेक्चर के अंदर मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा। आज ही वो भी अपलोड कर दूंगा। अभी ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज आपकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह।